नमस्कार। पब्लिक ओपिनियन किसका होगा कर्नाटक के भाग 2 में आपका स्वागत है। कल हमने बहुत सारे मुद्दे आपको बताए, कर्नाटक के मुद्दे क्या होंगे इसके बारे में बताया, आरक्षण पर कर्नाटक क्या सोचता है, टीपू सुल्तान पर क्या सोचता है, महंगाई पर क्या सोचता है, इन सब चीजों के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन आज ये जो सर्वे है, ये सर्वे क्या बताएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा, जरूर अंत तक देखिए। ये सर्वे क्या बताने वाला है, वो मुख्य प्रश्न जिनके जवाब देने वाला है, वो जरा स्क्रीन पर आपके लिए लाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सर्वे में क्या आने वाला है। बिग क्वेश्चंस जिनका जवाब ये सर्वे दे सकता है। सवाल नंबर 1, कर्नाटक चुनाव में कौन ज्यादा भ्रष्ट है, कांग्रेस या भाजपा? इसका जवाब मिले। सवाल नंबर 2, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के बारे में बात होती है ना, परिवारवाद के बारे में बात होती है, ज्यादा कहां है, कांग्रेस या बीजेपी? इसका जवाब मिलेगा बस थोड़ी ही देर। सवाल नंबर 3, विकास के लिए मतदाताओं की पसंद कौन, कांग्रेस या बीजेपी? डेवलपमेंट के बारे में जो बात होती। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, अंतर्कलह किस पार्टी में ज्यादा है, कर्नाटक क्या सोचता है, कर्नाटक की जनता के दिल में क्या है, कांग्रेस में ज्यादा है या भाजपा में? यह भी अब से थोड़ी ही देर में बताएंगे। अगला सवाल, मुख्यमंत्री के लिए ज्यादा लोकप्रिय कौन है, सिद्धरमैया, बोम्मई जो अभी हैं मुख्यमंत्री, या कोई और? यह आपको बताएंगे। कार्यक्रम में आगे यह भी बताएंगे कि ज्यादा मतदाता किस आधार पर वोट देंगे अपना, पार्टी के लिए, उम्मीदवार के लिए, या मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, या छवि के लिए? ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। और बोम्मई सरकार से कौन सा वर्ग कितना नाराज है, इसका भी एक आकलन किया गया है इस सर्वेक्षण में। तो आज के सर्वे के नतीजों पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का स्वागत कर दूं और उसके बाद फिर हम जो पहला ग्राफिक है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय कुमार, सह निदेशक लोक नीति CSDS। कल का जो सर्वे था प्रोफेसर कुमार, उसमें हमने मुद्दे देखे, टीपू सुल्तान, ये सारी चीजें। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जवाब इस सर्वे में। बिल्कुल, आपने इसको टीज ऑलरेडी कर दिया है। मुझे लगता है दर्शक बड़े रोचक रुचि लेके इसको देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। संजल शास्त्री हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। स्टूडियो में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुझे ऐसा बताया गया आप जबरदस्त हिंदी बोलते हैं, तो इंतजार रहेगा संजल जी। मनीषा प्रियम राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, मनीषा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। अमिताभ तिवारी जी हैं, पॉलिटिकल बाबा के नाम से बहुत मशहूर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत। मैं उम्मीद करता हूं आप भी इन सवालों के उत्तर जानने के लिए उतने ही उत्सुक होंगे जितने हम हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव सांसद बीजेपी के, और सुप्रिया श्रीनेट प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। जरूरी सवाल और उनके जरूरी जवाब और उसका सिलसिला आइए अब इस कार्यक्रम में शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने पूछी इस सर्वे में वो थी कि जाति और वर्ग के आधार पर राजनीतिक प्राथमिकता। तो वोकलिगा कांग्रेस जो है, ये जो टोटल वोट्स हैं उसमें प्रोफेसर कुमार 34% है, और जेडीएस जो है 36, यानी कि वोकलिगास की पसंद वोटर्स बताते हैं 34% कांग्रेस है और 36% जेडीएस है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संकेत। वोकलिगा वोट किस तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये संकेत हैं कि किस तरफ वो वोट करेंगे। उनमें ये दिखाई पड़ता है कि 34% वोकलिगा वोट जब चुनाव का दिन होगा 10 मई के दिन 34% कांग्रेस को वोट करेंगे और 36% वोकलिगा वोट जेडीएस को वोट कर सकते। बिल्कुल। अब आते हैं लिंगायत समुदाय की तरफ। तो लिंगायत समुदाय के वोटरों की प्राथमिकता अब भी, और यह एक महत्वपूर्ण बात है, अब भी भारतीय जनता पार्टी है, 67% यह आंकड़ा दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संकेत। ये 67% वोट अभी भी लिंगायत का वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आइए बात करते हैं अगले। तो ये लिंगायत का आप जैसे देख सकते हैं आंकड़े। अगली बात करते हैं मुस्लिम। और प्रोफेसर कुमार, मतदाताओं जो मुस्लिम मतदाता हैं उसमें से 59% का झुकाव कांग्रेस की ओर है।
तो ये कांग्रेस ने रिटेन किया है अगर आप इतिहास देखें तो। हाँ बिल्कुल, हम पिछले कई चुनावों में सर्वेक्षण करते रहे हैं और हम अगर इन आंकड़ों को देखें कि क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी, बिल्कुल कांग्रेस रिटेन कर रहा है। मुझे लगता है बाइपोलर कंटेस्ट होता हुआ वोटरों को दिख रहा है, अभी ऐसा अंदाज है। और ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना दिखाई पड़ती है। अब गरीब वर्ग और अमीर वर्ग किस तरीके से सोच रहा है उसके बारे में आपको बताएं तो गरीब 50% कांग्रेस को पसंद करते हैं और बीजेपी को 23% गरीब पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका एक और आंकड़ा ले लें, उसके बाद आप अपना विश्लेषण दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप अमीर वर्ग के मतदाताओं को देखें तो 46% बीजेपी को और 31% कांग्रेस को। बिल्कुल क्लास डिवाइड बहुत साफ दिखाई पड़ता है। गरीब मतदाताओं के बीच में कांग्रेस ज्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ता है और अगर हम अमीर मतदाताओं की बात करें तो बीजेपी अभी भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा पॉपुलर है कर्नाटक में। एक चीज मैं ये पूछना चाहता था, अमीर ये सिर्फ बेंगलोर के आसपास के अमीरों की बात हो रही है या कर्नाटक भर में जो अमीर है? नहीं, ये बेंगलोर के अमीरों की सिर्फ बात नहीं हो रही है। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ बेंगलोर में सिर्फ अमीर नहीं रहते हैं। बेंगलोर में भी एक बड़ा तबका है वोटरों का जिसे हम अर्बन पुअर कहते हैं। ये पूरे कर्नाटक के अमीर और गरीब मतदाताओं की बात हो रही है। तो एक आपको एक पूरा आकलन मिल गया यहाँ पर शुरुआत में कि किस तरीके से वर्ग और जाति विशेष उनकी प्राथमिकता क्या है। लेकिन आइए अब एक एक करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोफेसर कुमार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफिक अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है, विभिन्न मुद्दों पर पार्टियों का आकलन। आइए ये यात्रा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें सर्वे ने क्या पाया। तो इनमें से कौन सी पार्टी ज्यादा भ्रष्ट? प्रोफेसर कुमार, जो वोटर्स हैं इस सर्वे में वो कहते हैं कि 35% वो मानते हैं कि कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है, लेकिन 59% मानते हैं कि बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट है, 3% को लगता है जेडीएस ज्यादा भ्रष्ट है। तो ये जो पूरा एंटी करप्शन और करप्शन वाला जो कैंपेन है ये जनता के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार पहले उसी पे रहते हैं, भ्रष्ट पे। हाँ देखिए, वोटरों के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो इसको जिससे वो बिल्कुल इसे नाप सके सही तौर पे। ये परसेप्शन है। और परसेप्शन क्या है? परसेप्शन लोगों को लग रहा है जिस तरह से हालात हैं अभी कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कर्नाटक के चुनाव में, उसके हिसाब से लोगों को लगता है जब एक नेगेटिविटी किसी के बारे में आती है, किसी पार्टी के बारे में, तो उन्हें सब कुछ खराब ही खराब नजर आता है। कुछ ऐसा ही होता हुआ मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के बारे में है। हाँ, दिख रहा है। और ये तो भ्रष्ट के बारे में हमने बात की। अब अगला पॉइंट देखिए, कौन सी पार्टी में लोगों को लगता है कि भाई भतीजावाद या परिवारवाद ज्यादा है? तो इस सर्वे में 30% लोगों को लगता है कि कांग्रेस में ज्यादा है, लेकिन आंकड़ा बीजेपी का उतना ही है। तो ये जो पूरी कैंपेन रही है बीजेपी की कि परिवारवाद कांग्रेस में ज्यादा, कर्नाटक में तो उसका एकदम उल्टा है। जो बात मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा, मैं उसी को फिर दोहराऊंगा। जब एक माहौल आपके फेवर में बनता है तो सब कुछ आपके लिए अच्छा दिखता है। और अगर थोड़ा सा माहौल लगने लगा कि आपके खराब लगने लगा, सब कुछ खराब लगता है। और मुझे लगता है बीजेपी इसी भंवर में कर्नाटक में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनमें से कौन सी पार्टी ज्यादा बटी हुई है धड़ों में। ये आंकड़े आपके स्क्रीन में देख लीजिए। तो प्रोफेसर कुमार ने जो बोला कि लोगों को बुरा ही बुरा दिख रहा है, वो यहां पर भी कंटिन्यू करता है। कांग्रेस पार्टी लोगों को लगता है 30% लोगों को लगता है कि ज्यादा बटी हुई है, लेकिन बीजेपी लोगों को लगता है 55% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ज्यादा बटी हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आगे चलते हैं, कर्नाटक के लिए विकास के लिए कौन सी पार्टी बेहतर? 47% जो मतदाता थे इस सर्वे में वो कहते हैं कांग्रेस बेहतर। अब ये पॉजिटिव हो गया। जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो अब देखिए कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है कि विकास के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है ये तो कांग्रेस अच्छी है। तो आपको लगता है ये हवा में लोगों ने ये इस बात का संकेत भी देता है कि हवा किस ओर एक तरह से बह रहा है कर्नाटक में, किस विंड इज ब्लोइंग इन विच डायरेक्शन, इनसे आपको थोड़ा अंदाज लगता है। कर्नाटक में विकास के लिए बेहतर बीजेपी को वोटर्स जो हैं वो 37% ही मानते हैं और 14% जेडीएस के लिए। अगला सवाल, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सी पार्टी बेहतर? कांग्रेस पार्टी 49%, बीजेपी 34% और जेडीएस 14%। तो यहां पर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यह सर्वे कांग्रेस को आगे दिखा रहा है। बिल्कुल।
लेकिन महाराष्ट्र से सीमा विवाद में कर्नाटक के हितों की रक्षक कौन पार्टी बनेगी, यहां पर वोटर्स ने 40% दोनों को दिया, यानी कि वो बीजेपी को और कांग्रेस को उतना ही आंकते हैं, जबकि ये बहुत ही इमोटिव इशू है। हाँ, बिल्कुल इमोटिव इशू है, लेकिन इस मुद्दे पर लोगों को लगता है, वोटरों को लगता है कि भाई दोनों पार्टी एक जैसी है। हाँ, तो शायद उस पर बहुत, जो कहते हैं कि बहुत इन्फॉर्म्ड व्यू नहीं है, उनको लगता है दोनों पार्टी एक ही जैसी है। एक बार जरा मत लें संजय शास्त्री जी, आप किस तरीके से देखते हैं? एक जो है, जो कास्ट बेस्ड वोट डिवीजन जो आपने दिखाए थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लिंगायत वोट जो 2013 में जब येडियुरप्पा जी ने पार्टी से बाहर होके एक और नए पार्टी बनाए थे, तो वो एन मास वो बड़ा ब्लॉक ऑफ लिंगायत वोट चला गया था। इस बार वो नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज 67% लिंगायत, मतलब वो जो एन मास चला गया था वो, लेकिन अब येडियुरप्पा जी भी तो वापस आ गए, येडियुरप्पा और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट सिलेक्शन में कितनी अहम भूमिका निभाई उन्होंने। तो जो इश्यूज था पहले कि एक बड़ा प्रोमिनेंट लिंगायत लीडर जो थे जगदीश शेट्टर, वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तो वो एक प्रश्न था कि कैन दिस इम्पैक्ट लिंगायत वोट। ठीक, तो ये बता रहे कि देयर इज सम एक्सटेंट कंसोलिडेशन ऑफ लिंगायत वोट बीजेपी के साथ। वो एक चीज आ रहा है विच कुड बी इम्पोर्टेंट। द अदर थिंग, दूसरी बात जो है, संजय जी ने भी बताए थे कि वो हवा बह रहा है, जिस साइड में हवा बह रहा है, इट लुक्स लाइक द पब्लिक ओपिनियन जो है थोड़ा ये कांग्रेस पे पक्ष में जा रहा है। ठीक, समझ गया। मनीषा प्रियम जी, इससे पहले कि आप आए, मैं एक बार जीवीएल नरसिम्हा राव और सुप्रिया श्रीनेट के पास जाना चाहता हूं। जीवीएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उसमें मैं पहले आपको राइट टू रिप्लाई दे दूं, इस सर्वे में जो फाइंडिंग्स हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला कर्नाटक में आपके लिए। आपको और सभी दर्शकों को, पैनल में सभी मित्रों को नमस्कार। बट लेकिन इसके पहले मैं कुछ प्रश्न संजय जी से कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। हाँ, ले लीजिए। आप कह रहे हैं वोकलिगा वोट एक तरफा नहीं है, वोकलिगा वोट बटा हुआ है। इसमें आपने 36 और 34% दिया कांग्रेस और जेडीएस को, तो बीजेपी को भी 25% मिल रहा होगा उसमें, या 22% में? वो आंकड़ा क्या है वो बताइए। हाँ, वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये एक तरफा नहीं है, वोकलिगा वोट एक तरफा नहीं है। दूसरा, लिंगायत वोट जो बराबर की संख्या में है, 18% से कम नहीं है, उसका लगभग एक तरफा है बीजेपी की तरफ। और ऐसे स्थिति में बाकी सारे आंकड़े आपके बीजेपी के खिलाफ कैसे दिख रहे हैं? ये एक साधारण प्रश्न है। जब इतने बड़ी संख्या में बाकी दल के लोग हमारे लिंगायत बीजेपी के जवाब पक्ष ले में ले है। इसका। ठीक है, नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जवाब दें। एक तो ये है। दूसरा आपका जो प्रश्न, अमीर गरीब, अमीर कौन है भाई? जो गरीब नहीं है वो अमीर हो गया क्या इस देश में ऐसे डुअलिटी है? जो 12,000 से ज्यादा कमा सारा अमीर है? तो ये कहीं ना कहीं, ये पहले आप अपने नॉमेनक्लेचर को ठीक करिए। इस देश में कोई अमीर होगा 1% या 5% या 10% देश में, तो आपकी मापदंड क्या है, आपकी क्राइटेरिया क्या है अमीर के? तो क्योंकि आप गलत संदेश दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस विषय पर मैं आपत्ति जता रहा हूं। क्योंकि जो गरीब नहीं है वो अमीर नहीं हो जाता है। ये दोनों प्रश्न का थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो आगे तो जवाब देता है। प्रोफेसर कुमार, 2 डाउट रेज किए। हाँ, दो तीन चीजें जीवीएल जी। पहला, अमीर और गरीब आपने कहा, ऐसा नहीं है कि वोटरों को हमने अमीर और गरीब 2 खांचों में बांटा। 4 भाग में मतदाता बटे हुए हैं इकोनॉमिक क्लास के आधार पर। अमीर, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, लोअर क्लास एंड पुअर क्लास। लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग डिफरेंस थे हमने वो दिखाया। मुझे लगता है प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो कुछ और आंकड़े 4 क्लास के आधार पर आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरी बात, आपने कहा वोकलिगा वोट, ये जरूर है कि कुछ उसका हिस्सा बीजेपी को जा रहा है, 20-22% बीजेपी को जा रहा है। लेकिन जिस वोकलिगा वोट के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि क्या वो कांग्रेस के साथ जाएगा, हमने उन बातों को सामने रखने की कोशिश की जिस पे थोड़ी चर्चा हो रही थी।
लिंगायत वोट, इतनी चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। आपने देखा, हमने सिर्फ लिंगायत वोट के लिए बीजेपी का आंकड़ा दिखाया, हमने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को कितना जा रहा है। तो व्हाट वी ट्राई टू डू, हमने क्या करने की कोशिश की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस बारे में, दलित वोट, मुस्लिम वोट, हमने उस आंकड़े को पेश किया। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई दूसरे आंकड़े नहीं है, या हमने उसे छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है। बिल्कुल। सुप्रिया शिनेट, आपकी पहली प्रतिक्रिया, और अभी ये शुरुआत है, अभी आगे और भी है। नहीं, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। और नमस्कार। मैं भाजपा की तरह जब कहीं फंस जाओ तो सर्वे को कोई गलत ठहरा दो और उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठा दो, मैं नहीं करूंगी। ये भाजपा का है, बस करते हैं, कोई बात नहीं। कम बार ऐसा होता है कि बेचारे फंस जाए, इसमें फंस गए तो कह रहे हैं कि सर्वे ही गलत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने सर्वे को डिवाइड किया है, चाहे वो वोकलिगर्स हो, चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, ऐसा होता है कि जब एक चुनाव होता है और उस चुनाव का जो बड़ा मुद्दा होता है उस पर लामबंद होकर वोटिंग होती है। और मुझे कर्नाटक में, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से कर्नाटक में हूं, मुझे वही होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के जो 4 बड़े इशू आपने बोला, करप्शन पर 59% लोगों को लगता है भाजपा की गवर्नमेंट करप्ट है। 59%, नियरली 60% को यह लग रहा है। 40% की सरकार है, हर चीज में कमीशन खोरी है, यहां तक कि मठों को इन्होंने छोड़ा नहीं है। पिंगलेश्वर स्वामी जी ने क्या कहा कि हमें 10% की छूट मिल जाती है, लेकिन 30% हमें भी देना पड़ता है अपना पैसा लेने के लिए। और हम नहीं कह रहे हैं, इनके जो कार्यकर्ता है उसने खुदकुशी करी है, इनके मंत्री का नाम लिखकर, जिसको आप प्रधानमंत्री जी फोन कर करके कह रहे हैं बागी मत हो जाओ। 40 से ज्यादा बागी है, तो आपको पता चल रहा है पार्टी में कितना डिवीजन है। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, भाई भतीजावाद जो भाजपा की पहली लिस्ट आई थी उसमें 25 से ज्यादा, इनफैक्ट 30 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका जो 1 फैमिली 1 टिकट वाला इनका कॉन्सेप्ट था, कोई लेना देना ही नहीं है। मुंबई जी से ही शुरुआत कर लीजिए और फिर आगे येदियुरप्पा के बेटे रवि सुब्रमण्या, ज्योति गणेश, कट्टी फैमिली, रेड्डी ब्रदर्स, मतलब लगातार ऐसे 30 नाम है जो मैं गिना सकती हूँ। तो कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया। मुझे लगता है कि वर्ग विशेष, जाति विशेष नहीं, इस चुनाव में परिवर्तन के लिए कर्नाटक वोट करेगा और एक मैसेज देगा कर्नाटक, करप्शन बर्दाश्त नहीं है। और हेट लेबोरेटरी 6.5 करोड़ लोग कर्नाटक के इस देश में अपने आप को नहीं बनने देंगे। आपकी नफरत को हरा रहा है कर्नाटक। ठीक है जीवीएल जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, जरा 2 पैनलिस्ट हैं, अभी उन्होंने बोला नहीं है, मैं उनके पास चले जाऊं। अमिताभ तिवारी और मनीषा प्रियम। मनीषा जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। तो ये रुझान, एक सवाल यहां पर यह पूछा गया कि जब लिंगायत की प्राथमिकता भाजपा है और जब और टेक्निकलिटी दी कि अमीर और गरीब को आप किस तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, ऐसे में नहीं, जीवीएल जी जो सवाल पूछ रहे थे कि आपने मतदाताओं को सिर्फ 2 भागों में बांट दिया, नहीं तो गरीब और अमीर, तो हम वही बता रहे थे कि सिर्फ 2 भाग नहीं है, हमने 2 भागों के आंकड़े दिखाए, 2 भाग और भी जी। मैं आपको एक टीजर दे दूं, आगे चल के आंकड़े आएंगे। पुअर, लोअर मिडिल, मिडिल और रिच, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है जो जितने जवाब हैं उनको। मनीषा जी, आपकी प्रतिक्रिया। मनीषा जी, ऑडियो नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए जरा। हाँ, मैंने ये कहा कि आंकड़ों को एक थर्ड पार्टी की तरह भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कहा कि वो अब लिंगायत डोमिनेशन और के मॉडल से बाहर निकलेगी, वो कास्ट सेंसस से अपना एक नया वोट बेस बनाएगी जो कि लाभार्थी पर आधारित हो, गुड गवर्नेंस पर आधारित हो। इसके बावजूद भी टिकटों के बंटवारे में यद्यपि की कुछ महत्वपूर्ण एग्जिट्स हुए, लिंगायतों की 50 से ज्यादा टिकटें भाजपा ने दी। तो सब कुछ करके भी जातिगत जो रिजर्वेशंस हैं उसकी भी बात बीजेपी ने की, गुड गवर्नेंस की भी बात की, अपने परफॉर्मेंस की भी बात की, डबल इंजन की भी बात की। इसके बावजूद भी लिंगायतों में अपनी बैंकिंग जो जारी रखी। तो लिंगायतों में आप देखते हैं कि एकदम 60% से ऊपर। वोक्कालिगा में एक तरह से आपको विभाजन दिखता है, 30%, 34%, ये सब दिखाता है कि 1/3 टाइप। तो सेंटिमेंट लिंगायत और वोक्कालिगा का 2 जातियां जो प्रमुख हैं और डोमिनेंट कास्ट हैं, एक साथ हम नाम ले लेते हैं लेकिन अलग अलग तरह की पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यह आपको दिखलाता है कि बीजेपी की बैंकिंग जो है वो अपने पॉलिसीज पे है, चाहे वो उनके हिंदुत्व वाली पॉलिसीज हों जिसमें वो मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करते हैं अपने स्कीम से और एक बड़ा हिंदू मेजॉरिटी बनाते हैं, या फिर रिजर्वेशन के जरिए
वो अति गरीब के तबकों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, या गवर्नेंस की डबल इंजन के मॉडल को लेके जाना चाहते हैं। इसके साथ ही लिंगायत पर उनका पुरजोर एक तरह से विश्वास है, और वो आपके सर्वे में दिख रहा है। जहां तक वोक्कालिगा का सवाल है, वोक्कालिगा सवाल ये अब दिखलाता है कि मैसूरू के इलाके में, जहां प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल अपनी जान लगा दी है, और मैसूर शहर में बिल्कुल विश्वेश्वरैया के बाद डेवलपमेंट मैन की तरह वो उनका रथ जो है वो चल रहा था। बिल्कुल दो महत्वपूर्ण सर्कल्स हैं उस शहर के, उनके बीच में। तो मैसूर के इलाके की राजनीति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। नहीं मनीषा जी, ये तो जातीय गणित हो गई, ये तो जातीय गणित हो गई। मैं कह रहा हूं देखिए जो परसेप्शन रिलेटेड इश्यूज हैं, जाति और रीजन में बहुत मेल है वहां। वो कलिगा ओल्ड मैसूर के पूरे इलाके में बहुत वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए ये तो एक है। अमिताभ तिवारी जी, दूसरा विषय जो यहां पर आता है वो है मुद्दे, और ये परसेप्शन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि कौन ज्यादा भ्रष्ट, कहां ज्यादा परिवारवाद, कौन सी पार्टी ज्यादा बटी हुई, कर्नाटक के विकास के लिए कौन बेहतर, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन बेहतर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के डिस्प्यूट को कौन ज्यादा अच्छे से सुलझा लेगा। यहां पर जरा कुछ अलग टाइप की स्टोरी नजर आती है अमिताभ तिवारी। तो आपको कितना लगता है ये परसेप्शन वोट में कितना तब्दील होगा? देखिए, बीजेपी यहाँ पे पहले से ही बैकफुट पे है, क्योंकि हिस्टोरिकली कोई भी सीएम 1985 के बाद दोबारा इलेक्ट होकर नहीं आया। बीजेपी यहाँ पे पार्टी में तो डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि 1/6 ऑफ एमएलए बीजेपी के डॉक्टर संदीप शास्त्री के एक एनालिसिस के अनुसार कांग्रेस और जेडीएस में रह चुके हैं पहले। इसलिए आप देखेंगे कि ये पहले से ही बैकफुट पे है, हिस्टोरिकली लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो भ्रष्ट पार्टी, डायनास्टिक रूल, इन सब चीजों पे बीजेपी को जो है वो खराब स्कोर मिल रहा है कांग्रेस के कंपैरिजन में। जहां तक कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद का मुद्दा है, ये बॉम्बे कर्नाटका से जुड़ा हुआ मुद्दा है लार्जली, और वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहां पे आप देख रहे हैं कि इसलिए वहां पे शायद बीजेपी और कांग्रेस में बराबर बराबर की टक्कर आपको देखने को मिल रही है। एक चीज मैं थोड़ा जाति पे एक वापस जाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कभी भी जेडीएस को 40% से कम वोक्कालिगा सपोर्ट मिला है। तो अगर ये 40% से कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जेडीएस के लिए अच्छी खबर नहीं है इस चुनाव में, क्योंकि, और कांग्रेस के लिए शायद अच्छी खबर हो जाए, क्योंकि ओल्ड मैसूरू में ही जेडीएस का ज्यादा वोट शेयर, और अगर वहां उनको वोक्कालिगा समर्थन नहीं मिल रहा है तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम समाज का सपोर्ट भी कांग्रेस के लिए मुझे कम दिख रहा है। रिजर्वेशन इशू के बावजूद ये हमेशा हिस्टोरिकली 60% से ऊपर रहा है। वहीं लिंगायत समाज का जो सपोर्ट है वो बीजेपी के लिए बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो इसके दोनों फैसेट्स हैं कि एक, बीजेपी अपना लिंगायत टैग जो है वो हटा नहीं पा रही है, यानी दूसरे समाजों को जोड़ नहीं पा रही है, और दूसरा वोक्कालिगा समाज में जो दूसरा इन्फ्लुएंशियल समाज है उसमें ज्यादा पैठ जो है बीजेपी बनाने में नाकाम है। पहले कि आप जवाब दें, 3 और ग्राफिक्स यहां पर दिखा दें अपने दर्शकों को, और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। चुनाव अभियान में लोगों तक पहुंच बनाने में बीजेपी और कांग्रेस कौन आगे था? तो यात्राओं को एक माध्यम ले अगर, और इसको फुल फ्रेम जरा आपको दिखाते हैं। क्या आपने इन यात्राओं के बारे में सुना है? बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, तो ग्रामीण इलाकों में 36% लोगों ने इसके बारे में सुना था, शहरी इलाके में 42%, 42। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को गांव में 36% लोगों ने सुना, लेकिन शहर में 46% लोगों ने सुना। जेडीएस की जो यात्रा है वो 29% ग्रामीण इलाके में सुना लोगों ने, और शहरी में 29। सुन के इन यात्राओं में शामिल कितने लोग हुए, अब ये तब्दीली वाली बात है कि कौन कितना लोग कन्वर्ट कर पाए आप सुनने के बाद। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में पार्टिसिपेशन 41% ने किया, शहरी इलाके में यह ज्यादा हुआ बीजेपी की यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 37% लोग गांव से आए और 47% लोग शहरी थे, और जेडीएस की यात्रा के आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। अब पार्टियों की यात्राओं में क्या हिस्सेदारी रही है वो भी आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में। लेकिन प्रोफेसर कुमार, अगर आप ये समझाना चाहें कि यात्राओं, उनका प्रभाव, परसेप्शन और कास्ट, क्योंकि ये जो पूरी डिस्कशन हो रही थी इसमें ये बात हुआ, जातीय गणित और परसेप्शन के मुद्दे,
परसेप्शन के मुद्दे में ऐसे लगता है ऐसे कांग्रेस आगे, लेकिन अगर आप जातीय गणित देखें तो उसमें जैसे अमिताभ तिवारी बोल रहे थे, कोई बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। देखिए, अगर मोटी सी बात अगर हम देखें तो वोकालिगा की बात हो रही है, लिंगायत वोट की बात हो रही है, दलित वोट की बात, मुस्लिम वोट की बात, तो कोई पैटर्न बहुत बदलता हुआ नहीं दिख रहा। अमिताभ जी ठीक कह रहे हैं, पैटर्न बहुत बदल नहीं रहा है, मोरलेस एक जैसा पैटर्न है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। जो यात्रा के आंकड़े आपने दिखाए तो ये बताता है कि यात्राओं का प्रभाव या जो उनकी विजिबिलिटी कहाँ थी ज्यादा, शहरी इलाकों में ज्यादा थी, ग्रामीण इलाकों में कम थी। उसी तरह से पार्टिसिपेशन देखें तो शहरी मतदाता जो हैं, शहरी इलाके में रहने वाले कर्नाटक में लोग, उन्होंने इन यात्राओं में ज्यादा भाग लिया कंपेयर टू ग्रामीण इलाकों में। यही इसका निचोड़ है संकेत। लेकिन कांग्रेस के अर्बन इलाके में 46% लोगों का जानना ये यात्रा क्या है, और उसका कन्वर्जन रेट हम उस तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि 47% लोगों ने इसमें भाग लिया और बीजेपी 42% लोगों ने इस यात्रा के बारे में सुना, लेकिन 52% कन्वर्जन। बिल्कुल फर्क तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिसको आपने कहा कन्वर्जन रेट, कि जिन लोगों ने इसके बारे में सुना और पार्टिसिपेशन देखें तो बीजेपी की यात्रा में पार्टिसिपेशन कांग्रेस की यात्रा से ज्यादा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। जीवीएल नरसिम्हा राव और सुप्रिया शिनेट, एक एक करके आपके बयान। जीवीएल जी। संजय जी, मैंने सर्वे को नहीं ठुकराया, मैंने कुछ स्पष्टीकरण मांगी संजय जी से, क्योंकि मैं खुद ही एक चुनावी विश्लेषक रहा हूं। तो मेरा अपनी टिप्पणी हो सकती है, बट लेकिन मैं सारे सर्वेस को गलत या नहीं ठहराता हूं। पर लेकिन कांग्रेस को केवल आज कांग्रेस के प्रवक्ता को विश्वास अचानक जग गया सर्वेस में। ये हर बार हर सर्वे में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम सर्वेस पे विश्वास ही नहीं करते हैं, ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है। तो उसका थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या अचानक मन बदला है या उनका विश्वास जगा है, ये थोड़ा स्पष्टीकरण खुद देंगे तो बेटर रहेगा। मैं तो सर्वे खुद करने वाला व्यक्ति रहा, तो इसलिए, और एक जाने मानी संस्था करती है, तो मैं सर्वे पर सवाल नहीं उठाता, जरूर स्पष्टीकरण मांगता हूं या अपनी टिप्पणी कर सकता हूं। दूसरी बात, यह सर्वे में देखिए, आप कुछ इलेक्शंस को जो प्रभावित कर रहे हैं उन मुद्दों पर आप शायद सर्वे ने ध्यान नहीं दिया, ये मेरा अपना विचार है संजय जी। क्या जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, जो इस आरक्षण का मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है, इसमें प्रदेश में एससी के शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशंस को 15 से 17% बढ़ा दिया गया। ये अमल हो रहा है, ये पिछले जनवरी से इसके अमल है, मेरे पास सारे नोटिफिकेशंस है। और एसटी का रिजर्वेशन 3% से बढ़कर 7% कर दिया गया, जो आज कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करने की प्रॉमिस कर रही है, लेकिन जब हमने किया है उन्होंने सवाल उठाया। और जो ऑलरेडी अमल हो रहा है उसका कोई असर नहीं होगा क्या? उस पर कोई सवाल किया गया? मैं मानता हूं ये बड़ा विषय है। ये देखिए, अगर जीवीएल जी आप स्क्रीन पर देख लें, ये दरअसल हमने कल इसकी फाइंडिंग्स पहले ही दिखा दी थी। फुल फ्रेम जरा दिखाते हैं ताकि जीवीएल जी देख लें। आरक्षण के मुद्दे पर मैं नहीं देख पाया कल। जी, आप चाहेंगे तो मैं आपको वो क्लिपिंग भी दे दूंगा, ये आपको भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो आप सवाल उठा रहे हैं इसको बहुत डिटेल में हम कल दिखा चुके हैं। मुस्लिम भी है, वोकालिगा भी है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जातियां हैं, सब है। ये स्क्रीन पर एक एक करके आ रहा है जीवीएल जी। ठीक है, तो नो, यदि सवाल किया गया तो मेरे विचार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो परसेप्शन के आधार पर नहीं संकेत जी, परसेप्शन के आधार पर मीडिया में जो चला है उसके आधार पर लोग अपना राय बनाते हैं। ठीक है, सुप्रिया जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सुप्रिया जी, बात ये हो रही है कि जातीय गणित बनाम छवि, तो छवि वाली रेस में ये सर्वे आपको आगे दिखाता है। जातीय गणित में यहां पर लोग बता रहे हैं कि शायद कुछ अलग तरीके से हिसाब किताब हो। संकेत, कर्नाटक की जमीनी हकीकत क्या है इस चुनाव के पहले? आप किसी भी कर्नाटक के व्यक्ति से, किसी भी विश्लेषक से, आपके पैनल पर जो बैठे लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। कर्नाटक में 3.5 साल से जो मताधिकार की अवमानना कर एक चोरी की सरकार बनाई भाजपा ने, वस्तुतः स्थिति क्या है कर्नाटक में? कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग किस बात पर बात करना चाहते हैं? वो बात करना चाहते हैं जो इरेगुलर बिजली की सप्लाई है, वो बात करना चाहते हैं कि 2.5 लाख सरकारी वैकेंसीज क्यों है, वो बात करना चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए क्या कीजिएगा, वो बात करना चाहते हैं कि चुनाव में महिलाओं की क्या बात होगी, बेरोजगारों के लिए। हमने 5 चीजें बोली हैं,
उस 5 चीज का जवाब दीजिए ना, क्योंकि वस्तुतः स्थिति ग्राउंड पर यह है, कोई भी जात हो, कोई भी वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उनको आज ये 5 चीजें समझ में आ रही हैं। अगर कोई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, स्टेट की गारंटी है उसको जॉब देना, जॉब नहीं देगी स्टेट तो स्टेट को भत्ता देना पड़ेगा। हम ये छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, हमने कहा हम कर्नाटक में करेंगे। हमारा कहना है कि महिलाओं को गृह निधि योजना के तहत 2,000 रुपए देंगे, जिसमें 500 का सिलेंडर हम राजस्थान में करके दिखा रहे हैं, यहां पर करके दिखाएंगे। हमने कहा ओपीएस हमने हिमाचल में किया, हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? हमने कहा कि सरकारी नौकरी जो 2.5 लाख वैकेंट पड़ी है उसको हम भरेंगे, आप क्यों नहीं भरे? 3.5 साल से सत्ता में आप है। आज वक्त सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का है और ये बताने का है कि आप क्या कीजिएगा। लेकिन स्थिति ग्राउंड की ये है कि चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, जो बड़ा नेता आ रहा है वो कह रहा है अगर हम नहीं आए तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दंगे हो जाएंगे। चलो ये तो मान लिया कि ये नहीं आ रहे हैं, चुनाव में तो ये बताना है कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर तो उल्टी धारा बह रही है, हम नहीं आएंगे तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा। आप नहीं आएंगे कर्नाटक में, कर्नाटक ने मन बना लिया है। मैं किसी भी सर्वे का बिग पिक्चर देखना चाहिए। और काम करते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी बहुत रोचक एक फाइंडिंग प्रोफेसर कुमार आने वाली है और उसको जरा स्क्रीन पर हम लोग तुरंत दिखाते हैं और उस पर एक एक करके सब लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे। मुख्यमंत्री कौन, सबसे बड़ा सवाल। तो सर्वे ये बताता है प्रोफेसर कुमार कि 40% लोगों की पहली पसंद सिद्धरमैया है, 22% लोगों की बसवराज बोमई, एचडी कुमारस्वामी 15%, डीके शिव कुमार ये तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो खुद कैमरे पे आके बोल दिया है कि मैं मुख्यमंत्री मतलब अगर बना दिया जाऊं तो कोई हर्ज नहीं। डीके शिव कुमार 4%, बीएस येदियुरप्पा जो कि इतने कद्दावर नेता बीजेपी के, वो 5% है और अन्य 12%। और इसमें प्रोफेसर कुमार ने एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी, वो ये कि यहां पर आपने किसी भी वोटर को प्रॉम्प्ट नहीं किया था, ये अपने आप से उन्होंने चुना है, कोई बहुविकल्पी प्रश्न नहीं था ये। बिल्कुल संकेत, आप ठीक कह रहे हैं, ये प्रश्न नाम पूछकर नहीं किया गया, बिल्कुल सवाल पूछा गया और 40% लोगों ने नाम लिया सिद्धारमैया का। तो इस तरह से एक मतलब ये हमारा तरीका है सीएम चॉइस पूछने का, तो ये नाम नहीं पढ़ा गया और लोगों ने स्वयं इतने परसेंट लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिया, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और बसवराज बोमई 22% नाम लोगों ने लिया, बीएस येदियुरप्पा कम लोगों ने नाम लिया, ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो अब एक तरह से चीफ मिनिस्टर के दावेदार तो है नहीं, तो जो 5% आ रहा है वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी याददाश्त में येदियुरप्पा हैं, तो अपना कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये एक और महत्वपूर्ण ग्राफिक है जो कि हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पार्टी या उम्मीदवार कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? तो 56% लोग जो वोटर थे वो कहते हैं पार्टी ज्यादा प्राथमिकता रखती है हमारे लिए, 38% कहते हैं उम्मीदवार प्राथमिकता रखते हैं, 4% कहते हैं मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो मैटर करता है और 2% लोगों ने जवाब नहीं दिया। यानी कि 56% लोग, उनका यह मानना है कि पार्टी ज्यादा मैटर करती है प्रोफेसर कुमार। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, महत्वपूर्ण है संकेत, लेकिन अगर आप अलग अलग राज्यों में भी जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो लगभग ऐसे ही नतीजे आते हैं। ऐसे का मतलब बड़ी तादाद में लोग पार्टी को वोट करते हैं, न कि अपने उम्मीदवार को। छोटे राज्यों को अगर आप देखें, अगर हम गोवा की बात करें, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ऐसे राज्य जहां पर मतदाताओं की तादाद एक एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कम होती है, उन राज्यों में ज़्यादातर लोग कैंडिडेट को देखकर वोट करते हैं, न कि पार्टी को। तो उसी लाइंस पे ये दिखाई पड़ रहा है कि कर्नाटक के मतदाताओं में भी बड़ी संख्या में मतदाता ये कह रहे हैं कि हम पार्टी को देखकर वोट कर रहे हैं, न कि उम्मीदवार को। जी, अगला आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है कि आप किस आधार पर वोट करेंगे, और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थक हैं, वोट का आधार पार्टी या उम्मीदवार, फुल फ्रेम जरा इसको दिखाएं। तो कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन करते हैं उसमें 66% लोग पार्टी के आधार पर उनका वोटिंग पैटर्न होगा। यह बड़ा अद्भुत है, क्योंकि अक्सर यह माना जाता है कि बीजेपी काडर बेस्ड, बीजेपी में पार्टी पर ज्यादा जोर, कैंडिडेट शायद सेकेंडरी, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कांग्रेस में वो फिगर ज्यादा है, जबकि बीजेपी में वो, अगर आप देखें कि उम्मीदवार और पार्टी में लगभग बराबर है, 49%, 47%। देखिए, मुझे लगता है संकेत,
जिस तरह का कर्नाटक का कांग्रेस और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्वरूप अलग अलग है। कर्नाटक कांग्रेस अभी भी एक उसका सोशल कोलिशन बरकरार है, कांग्रेस कर्नाटक में मजबूत है, लेकिन बीजेपी की जो कर्नाटक की जो बीजेपी है उसका स्वरूप राष्ट्रीय बीजेपी से थोड़ा अलग है। आप देखिए कितनी भगदड़ मची है बीजेपी में, कर्नाटक की बीजेपी में। कहने का यह मतलब है कि वहां पर पार्टी की जो डिसिप्लिन है वो उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता। इसी के लिए आप देखें कि पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के वोटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पार्टी को देखकर वोट कर रहे हैं। यानी कि जो छवि बीजेपी की केंद्र में है, हाँ, वो कांग्रेस की आप कह रहे हैं कि उस राज्य में, हाँ वैसी मैं कह रहा हूं जिस तरह की छवि बीजेपी की केंद्र में दिखाई पड़ती है, वैसी छवि वैसी बीजेपी कर्नाटक में आपको नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन एक बार चर्चा के लिए वापस चलते हैं, मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं मुख्यमंत्री कौन। 40% लोगों की पहली पसंद सिद्धरामैया और 22% लोगों की बसवराज बोम्मई। जीवीएल नरसिम्हा राव और सुप्रिया श्रीनेट, एक एक करके आपकी प्रतिक्रिया ले। जीवीएल जी पहले आप। संकेत जी, यदि इस सर्वे के नतीजे के आधार पर ही मैं टिप्पणी करूं, 40% रेटिंग होने के बावजूद कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं आ रहे हैं सिद्धरामैया जी। वो कांग्रेस की वोटों में तब्दील नहीं हो रही है, क्योंकि लेकिन ये बात मैं इस बात से मैं स्वीकार नहीं करता हूं संजय जी का कि कोई नेता उस चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री, क्या गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हर चुनाव में मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर थे या नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे अभी हाल में जो हुआ चुनाव, पिछले साल जो हुआ चुनाव, उस जीत में योगी जी का बड़ा कद रहा नहीं रहा? शिवराज जी, कई बार हम चुनाव जीते मध्य प्रदेश में, क्या वो बड़े फैक्टर थे? नहीं थे? है, वो सब फैक्टर थे। लेकिन यहाँ 40% की रेटिंग आप जो दे रहे हैं, उसके बावजूद उनका असर चुनावी परिणाम पर लगभग, और हो सकता है यदि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती तो शायद 1-8% वोट ज्यादा मिलता। वो भी कांग्रेस नहीं कर रही है। हाँ। दूसरी बात, ये दूसरी मेरी टिप्पणी है कि उम्मीदवार कांग्रेस के ज्यादा वोटर कांग्रेस के नाम पर वोट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कांग्रेस के वोटर आंख बंद करके, कांग्रेस के वोटर कम शिक्षित है। आपने कहा उनके जो वोटर है गरीब में थोड़ी बड़ी तबका उनका है, लेकिन हमारे वोटर परसेप्टिव वोट बंद करके वोट नहीं देता है। इसलिए हम जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें आंकलन भी करता है, हमें अपने वोटर पर नाच है। कोई इंदिरा गांधी के नाम पर वोट नहीं देता है हमको। सुप्रिया कोई इंदिरा गांधी के नाम पर आज कांग्रेस को राहुल गांधी के चेहरे देख के कोई वोट नहीं करेगा। नहीं, तो ये जो बात कही जा रही है अभी प्रोफेसर कुमार ने कहा नहीं बुलाया गया कि ये मान लेना राहुल गांधी को दूर रखा गया। जीवीएल जी, ये मान लेना, ये धारणा बनाना कि जो केंद्र में बीजेपी है, जिस तरीके से दिखती है मजबूत, संगठित, उस तरीके की स्थिति आपकी शायद कर्नाटक में ना हो। सुप्रिया श्रीनेट। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं घोर आपत्ति जताना चाहती हूं, अपना प्रोटेस्ट यहां पर करना चाहती हूं। किसी भी वोटर को कम आंकना किसी को भी हक नहीं है इस देश में। इस देश में अंगूठा छाप व्यक्ति और जो हार्वर्ड से पढ़ के आया हो, उसका एक ही वोट है और उस वोट का एक ही मूल्य है। ये जो दम्भ और अहंकार भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है, जहां पर आप शिक्षित, अशिक्षित और गरीब और अमीर वोटों के बीच में बंटवारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पास ज्यादा अच्छे वोट है क्योंकि वो अमीर है और शिक्षित है। आप गरीब और आप अनपढ़ या कम शिक्षित लोगों का अवमानना मत कीजिए। इस देश का संविधान खोमचा लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले और कॉर्पोरेट इंडिया के सीईओ को एक वोट देता है। इस देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी के पास एक वोट है, उसका एक मूल्य है। माफी मांगिए इस देश से, जो आपने अभी घोर आपत्ति वाली बात कही। मैं जितना भी कोशिश करें, इसको गलत प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत नहीं, आपकी सोच में कहीं खोट है, आपकी सोच में खोट है। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो कम शिक्षित हैं, वो केवल पार्टी के नाम पर, आपके पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। आपके पार्टी इतने भ्रष्टाचारियों की पार्टी होने के बावजूद भी आपको वोट देते हैं। क्या है ये? बिल्कुल गलत है। आपकी सोच में खोट है।
पब्लिक लाइफ में है, आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश से। मुझे मेरे आपको माफी मांगनी चाहिए वोटर को ऐसे लोगों को गुमराह करने एक के सेकंड लिए। देखिए, मैं सर्वेक्षण से जुड़े हुए, इस सर्वे से जुड़े हुए सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कौन में जो आंकड़े आए हैं, मैं उसका जवाब दूंगी, हाँ, लेकिन बताइए। जो मैंने आपत्ति की है वो आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। और मुझे शर्म आती है कि सार्वजनिक जीवन में जो राज्यसभा सांसद है वो ऐसी बात कह रहे हैं। कभी चुनाव नहीं लड़ाना है, आपकी वोट आज भी आपके पार्टी को देखकर कोई वोट ही नहीं करेगा। सुप्रिया जी, अगर आप जवाब दे दें, समय बीता जा रहा है। मुझे तो दो फिगर बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर तो कंबाइंड कांग्रेस का फिगर 44% है, सीतारामैया जी और डीके शिव कुमार जी को मिलाकर, और भाजपा के येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी को मिलाकर 40% सरकार ऐसी चली, 40% कमीशन खोरी की कि मिलाकर भी 27% पर नहीं पहुंच पा रहे। ये असलियत है इन लोगों की। 40% कमीशन खोरी को कर्नाटक हराएगा, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगी इस देश के वोटर की अवमानना और बेइज्जती करने का हक किसी को नहीं है, भाजपा के सांसद को भी नहीं है। माफी मांगिए इस देश के वोटर से। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये कहने की कि जो ज्यादा मांगनी चाहिए लोगों को गुमराह करने के लिए? आप गुमराह कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं वोटर के बारे में। चलिए, इससे पहले की जो और राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका जवाब। जीवीएल जी, एक सेकंड, कुछ आंकड़े और हैं, उसके बाद देखिए, अभी आपके पास 8-9 दिन और हैं। आप लोग ये कैंपेनिंग के दौरान भी एक कर सकते हैं। हमारा इतना सही प्रोग्राम है, जरा हमारे कुछ ग्राफिक और बचे हुए हैं, दर्शकों को वो दिखा दें। तो अगला सवाल है प्रोफेसर कुमार, सरकार से नापसंदगी, कौन सरकार से कितना नाराज है? बोम्मई सरकार क्या लोगों को नापसंद है? उसमें गरीब 67% गरीब जो हैं वो मानते हैं कि वो पसंद नहीं करते कर्नाटक की सरकार। जो लोअर मिडिल क्लास है, और यहां वो आर्थिक रूप से जो हम चार भाग की बात कर रहे थे, वो यहां आता है। जीवीएल जी, आप जरा गौर फरमाएं। लोअर मिडिल क्लास में 58% लोग बोम्मई सरकार पसंद नहीं करते, मिडिल क्लास में 52% पसंद नहीं करते, 52%, और अमीर जो हैं वो 49% बोम्मई सरकार से खुश नहीं है। प्रोफेसर कुमार, अब यहां को अगर इस आंकड़े को हम वो अमीर वाले आंकड़े से जोड़ करके देखें कि अमीर वर्ग में मतदाताओं में बीजेपी 46% है और बोम्मई सरकार नापसंद, ये आप शहरी और ग्रामीण इलाके में भी देखिए, ये भी एक आंकड़ा स्क्रीन पर आ रहा है। 61% गांव के लोग बोम्मई सरकार पसंद नहीं करते, शहर में 50%। ये जो फिगर ज्यादा है, इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, बहुत साफ साफ क्लास डिवाइड दिखाई पड़ता है कि जितना गरीब मतदाता, अगर इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से देखें तो बीजेपी की जो 5 साल सरकार वहां रही है, 4-4.5 साल, उनकी उसकी पॉपुलैरिटी जो है लोअर क्लासेस में ज़्यादा कम है। अमीर मतदाताओं में, अगर आप जैसा देख रहे थे कि जो शहरी अमीर मतदाता हैं उनमें 50% के करीब अभी भी उसे पसंद करते हैं और 50% ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण मतदाताओं को देखें और जो गरीब मतदाता या निम्न मध्यम वर्ग के मतदाता हैं, उनमें उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम दिखाई। बिल्कुल। मनीषा प्रिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं और एक बार जरा वापस पार्टी उम्मीदवार, मुख्यमंत्री उम्मीदवार उस वाले ग्राफिक पर जाते हैं जिसमें लोगों के मन में जब आप वोट करते हैं तो क्या चीज, पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण या उम्मीदवार? ये आंकड़ा जब आदमी देखता है तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन कर्नाटक में हो गया है, जहां पार्टी ज्यादा मैटर करती है? आप ये देखिए कि लोकल इलेक्शन है ये कर्नाटका का, यहां काम राहुल गांधी या मोदी आके नहीं करवाएंगे, वो विधायक करवाएगा, लेकिन उससे लोगों के माइंड स्पेस में 38% है। नहीं, आप इसको कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। मैं शहरी वोट भी देख रही थी, उन सब का इससे बड़ा लिंक है। अब बंगलुरु अर्बन 28 सीटें हैं, 28 में से 15 सीटें तो कांग्रेस जीत के आई थी, उसमें फिर कितने चले गए भाजपा में, और कितने मैंने मीडिया में पढ़ा है और लोगों से बात की है कि जिन लोगों को नॉन परफॉर्मेंस के चलते या बुरी छवि के चलते भाजपा ने सोचा लिंबावली जी का टिकट कटने था महादेवपुरा से, तो वो कटते कटते भी छवि की वजह से शायद उनकी पत्नी को दे दिया गया। मतलब कोई खास फेरबदल कोई पार्टी नहीं कर पाई। तो जो बातें इसके सतह में हैं वो है कि शहरी इलाकों के जो नेता वो बड़े दिग्गज नेता हैं
और सभी दलों से लगभग वो ही वापस आते हैं। और उसमें जो सरकार पीछे बनी भाजपा की, उसमें दल बदल फ्लोर क्रॉस करके बड़े सारे लोग थे। तो इस पूरे माहौल में पार्टी का क्या मतलब है कि इस पार्टी वाला अब इस पार्टी में आ गया? तो आप कैंडिडेट के लिए करेंगे कि पार्टी के लिए? दल बदल के इस बड़े माहौल में इसका क्या मतलब है, ये स्पष्टता मुझे नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि मैं इन आंकड़ों को केवल फेस वैल्यू पे ले लेती हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग भाजपा को छोड़ करके और कांग्रेस में आ गए, तो लास्ट मिनट में कांग्रेस में आ जाने से जो जरूरी नहीं है कि वो जीत जाएंगे। तो ये बात भी हम अटकल भाजपा कह ही रही है कि भाई जो लोग दल छोड़ के गए, इन लोगों को हमने बड़ा कुछ किया था, चाहे लक्ष्मण सावड़ी हो या शेट्टार जी हो, इनके लिए पार्टी ने बहुत कुछ किया, तो इनके चुनाव में जो है वो भाजपा इनको दिखाएगी। तो मैं तो इंतजार करूंगी बिल्कुल नतीजों का कि इसका मतलब क्या होता है। और जहां ये शहरी मतदाता का और ग्रामीण मतदाताओं का जो विभाजन है जी। उस बात को भी मैं इस तरह से देखती हूं कि जो ग्रामीण बात है वो एक वाइड स्प्रेड पूर्ण कर्नाटक की छवि जो है वो एक तरह से अच्छी सैंपलिंग है सर्वे की, वो दिखाता है। लेकिन शहर जो है वो अपने आप में असेंबलेज होते हैं, वो छोटे छोटे इलाके होते हैं, और हर शहर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिक्स का वो बड़ा अलग है, बिल्कुल किस्म का होता है। कई सारे इलाके हैं नॉर्थ कर्नाटका में, बेलगावी वगैरह में, जहां पहले भाजपा बड़ा अच्छा करती थी, पर अब सुनती हूं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी बड़ी दिक्कत होती है। और जी, यहाँ जो बिल्कुल। पुरानी अमिताभ जी, लेकिन वो जो सवाल मैंने पूछा था अमिताभ जी, मैं आपसे जरा पूछ दूं कि ये दो आंकड़े जो हम यहां पर दिखा रहे हैं, एक तो लोगों के मन में किस आधार पर मतदाता जो है वो वोट करेगा, तो पार्टी 56% है ओवरऑल, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सपोर्टर्स को देखें जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके लिए पार्टी जो है वो 66% है, बीजेपी में इतना हाई नहीं है। ये वाले डायनामिक्स जो हैं, ये तो हमने मतलब बीजेपी के लिए अगर होता तो उतना ज्यादा आदमी सरप्राइज नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के लिए होना ये क्या बताता है? देखिए, आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में तो यहां पे सक्सेसफुल हुई है कि चुनाव जो है वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल या पार्टी सिस्टम के बेसिस पे हो, लेकिन जो वोट पड़ रहे हैं वो उस केस में कांग्रेस को पार्टी सिस्टम के आधार पर या पार्टी के बेसिस पे ज्यादा वोट कर रहे हैं। तो वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस की संगठन यहां पे जो है, अगर हम मजबूत नहीं भी कहें तो बाकी राज्यों से कमजोर नहीं है। बीजेपी के कंपैरिजन में अच्छी खासी ठीक ठाक संगठन है कांग्रेस की वहां पर, जिसकी वजह से पार्टी सिस्टम चुनाव तो हो जा रहा है, लेकिन उसका फायदा एक्चुअली कांग्रेस को होता दिख रहा है। और बीजेपी में प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव होने के बावजूद भी 47% या 49-47% लगभग बराबर है पार्टी और उम्मीदवार को देख करके वोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां पर भी बीजेपी ने कैंडिडेट्स चेंज नहीं किए होंगे जी, वहां पे लोकल एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 47% लोग उम्मीदवार देख के वोट कर रहे हैं। और सीएम की जो ग्राफिक है काफी इंटरेस्टिंग है, संजय जी इसकी पुष्टि करेंगे। मैंने तो कभी भी पिछले 8 या 9 सालों में जो सरकारें हारती भी हैं उसका भी सीएम कैंडिडेट जो होता है या जो इनकम्बेंट सीएम होता है, नॉर्मली उसकी रेटिंग अधिक होती है, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में उस व्यक्ति का नाम आता है, और खास करके जब ऑपोजिशन का कोई अनाउंस्ड सीएम कैंडिडेट नहीं है। और यहां पर पे बोम्मई जी की रेटिंग आधी है सिद्धारमैया के कंपैरिजन में। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं दर्शकों के लिए, ये जो रिस्पोंडेंट्स थे, वोटर्स थे, उनको प्रॉम्प्ट नहीं किया गया था, ये अपने आप ही लिखा है उन्होंने। तो ये बहुत विचित्र बात है। पहले तो ऐसा होता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह की रेटिंग उस समय कांग्रेस के कैंडिडेट से ऊपर थी, तब भी वो चुनाव हारे थे। यहां पे तो आधी रेटिंग है, लेकिन ये इस चीज से बैलेंस हो जा रही है कि मुख्यमंत्री के आधार पे सिर्फ 4% लोग वोट कर रहे हैं। ये नंबर काफी कम हुआ है, महत्वपूर्ण काफी पॉइंट पकड़ा, कम हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पकड़ा आपने। संजय शास्त्री, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, ये सर्वे बताता है। वो लोगों के मन में 4% लोग इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन हो, क्या ये कम मैटर करेगा?
क्योंकि सर्वे बता रहा है मैटर कम करता है। देखिए, ये आई थिंक 2-3 चीज़ों को याद में रखना है। एक कि स्टेट लेवल लीडरशिप मैटर करता है। जब मैं ट्रैवल किया था कर्नाटका में तो बहुत निराशा था, स्पेशली जो भाजपा के वोटर्स भी है उनमें बहुत निराशा था बीजेपी की स्टेट लेवल लीडरशिप के बारे में। बोम्मई जी हो या वो स्टेट लेवल लीडरशिप हो। तो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप और ये सीएम फेस मैटर कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि कौन से पार्टी के वोटर्स है। बिल्कुल वो नंबर्स में भी आए थे कि बीजेपी के जो वोटर्स है वो पार्टी और कैंडिडेट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। सो बीजेपी में जो बीजेपी का वोटर है उनमें ये ज्यादा मैटर करेगा। बिल्कुल कि आपने ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी खड़ा कर दें वो पार्टी के दम पर जीत जाए, ऐसा कर्नाटक में बीजेपी के लिए नहीं हो पाएगा। हो सकता है कांग्रेस के लिए हो जाए जिस तरीके के आंकड़े बता रहे हैं। मैं एक बार जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स ले लूं कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों से। जीवीएल जी, सबसे पहले आप। साकेत जी, विधानसभा इलेक्शंस में उम्मीदवार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है और किसी भी प्रदेश में किसी को भी खड़ा करके नहीं जीता जा सकता है, एक्सेप्ट इन सम वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ज्यादातर कैंडिडेट हर स्टेट में हर असेंबली में मैटर करता है किसी भी पार्टी के लिए। पहले मेरी टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी, आपके सर्वे इज एक्चुअली, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है मुझे। संजय जी इसका स्पष्टीकरण करें। आप कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो बीजेपी की है हर वर्ग में, आपने दिखाया अमीर मध्यम वर्ग सभी में, कहीं 51% सेटिस्फैक्शन रेटिंग है सो कॉल्ड अमीर वर्ग में, और गरीब वर्ग में 34% या 33% दिखाया। इसका मतलब है एवरेज देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन रेटिंग फॉर द गवर्नमेंट इज मोर देन 40%। आपके पास आंकड़ा है तो निकाल के बताइए। 42% करीब होगा मेरा एस्टिमेशन। प्रतिशत था भाजपा का पिछले चुनाव में केवल 34%। तो हमें जितने लोग वोट किए हैं उससे ज्यादा लोग सराहना कर रहे हैं। तो जब 40 से ज्यादा प्रतिशत लोग हमारी सरकार को पसंद कर रहे हैं, आप नापसंद को हटाइए, पसंद को निकालिए, 40 से ऊपर है, 42 के करीब होगा, 43 लेकिन होगा। क्या 40% तो इतना यदि एक सेकंड, लेकिन अगर आप भी ले लीजिए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, जो पसंद करने वाले की संख्या बीजेपी वोट शेयर से लगभग 10% ज्यादा है पिछले चुनाव की तुलना में। लेकिन हमारे कोई मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं कर रहा है। ये एक तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री को मिलाकर 25%, लेकिन हमारे सरकार के पसंदीदा रेटिंग 42-43%। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लूं जल्दी से, वक्त बीता जा रहा है जी। प्रोफेसर कुमार और उसके बाद आखिरी शब्द सुप्रिया शिने। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इसके एवरेजेस को देखें जो 4 क्लास में बटा हुआ है, ये लगभग 40-42% के आसपास होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं इस बात से कि आपकी पार्टी को 35-36% वोट मिला था, 34%, और अभी आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 42% है। तो बहुत, लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में रख के देख रहे हैं तो एक तरफ 42 है, दूसरी तरफ 58 है। हालांकि वो सारा का सारा एक जगह नहीं जा रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि लोग पार्टी की जो सरकार की रेटिंग तो ऊपर है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते। भाई, आपका मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड में चुनाव भी हार जाते हैं, पार्टी जीत जाती है। ऐसा होता है कई बार कि आपके मुख्यमंत्री के काम को पसंद नहीं करते लेकिन शायद सरकार के काम को पसंद करते हैं। इसका उल्टा भी होता है कई बार। लास्ट वर्ड ले लें जरा, लास्ट वर्ड सुप्रिया शिने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक में 40% कमीशन खोरी की सरकार के पास एक काम नहीं है गिनाने का जनता को लेकर। अभी तक सारी उम्मीदें मोदी जी के सिर पर डाली गई थी कि मोदी जी आएंगे और जादू की छड़ी से घुमा देंगे। सवाल कर्नाटक की जनता ये पूछ रही है कि क्या काउंसलर भी मोदी जी बनेंगे, विधायक भी मोदी जी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी मोदी जी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी क्या बन जाएंगे? कर्नाटक की आपकी सरकार को कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता हाथ जोड़कर नमस्ते कर खदेड़ने वाली है। 8 दिन लेकिन अभी भी बचे हुए हैं। राजनीति में तो मिनटों में खेल हो जाता है, तो ये तो फिर भी 8 दिन है और सड़क पर सारे धुरंधर उतर गए हैं। कोई मिनटों और घंटों की बात नहीं होती है। हाँ, जनता मन बना
अपना आशीर्वाद देकर जिताती है। ठीक है, ये बहुत रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय कुमार, धन्यवाद। मनीषा प्रियम, संजल शास्त्री, अमिताभ तिवारी, जीवीएल नरसिम्हा राव और सुप्रिया श्रीनेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस सर्वे में बस इतना ही, लेकिन लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर के आएंगे। आपको ये सर्वे कैसा लगा, आपकी क्या राय है, लिखिएगा जरूर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी में।